डियर स्टूडेंट, अगर आप BA1 के स्टूडेंट हैं और आप इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको एक जो है सिस्टम से, एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को बताया जाएगा। आज जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो इंग्लिश ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट है। पेपर नेम और टाइटल जो है इंग्लिश प्रोज एंड कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल है। ये यूनिट फर्स्ट है। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट में कई राइटर्स को पढ़ लिया है, जैसे श्री अरबिंदो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, के.एस. वेंकटरमणी हैं, भवानी भट्टाचार्य हैं, R.K. नारायणन हैं, मुल्क राजानंद हैं, सरोजिनी नायडू हैं, कमला मार्कंडेय हैं और अंतिम नयनतारा सहगल इस यूनिट की राइटर हैं। इन्हीं के बारे में हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे और उसका PDF भी आपको अवेलेबल रहेगा। देखिए, इसमें सबसे पहले नयनतारा सहगल 1927 टू 2023 तक थी। अभी जल्द ही वो इस दुनिया से गई हैं और उनका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। नयनतारा सहगल वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंडियन इंग्लिश राइटर, इंग्लिश नॉवेलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स एंड एसेइस्ट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ये देखिए, इनके बारे में बहुत सीधे सीधे से बात बताया जा रहा है कि ये जो थी 1927 से थी और ये एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानित इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जिनको कहा जाता है, अर्थात समीक्षा करने वाली, विवरणकार जिसको कहा जाता है। आप कमेंट्री बहुत सुनते हैं, इसकी जो है हिंदी होती है समीक्षा करने वाला, समीक्षा करना या विवरण देना। तो ये एक विवरण दे रही हैं, कौन? एंड एसेइस्ट ऑफ द पोस्ट। और क्या है वो? एसेइस्ट हैं ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, और इंडिपेंडेंस के बाद लिखने वाली एक शानदार ये राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं। इस आगे देखिए, कहते हैं बॉर्न इनटू द नेहरू फैमिली। इनके बारे में ये जानिए कि नेहरू फैमिली की ये थी। शी वाज द नीस ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, वो भतीजी थी जवाहरलाल नेहरू की, एंड डॉटर ऑफ विजया लक्ष्मी पंडित, और ये विजया लक्ष्मी पंडित की बेटी थी। सहगल ग्रू अप अमिड्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इन्होंने जो है, इनका जो ये सहगल जो कल पालन पोषण हुआ था, अर्थात जो बड़ी हुई थी, वो किस समय में हुई थी कि जो है जब अमिड्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसी के बीच ये पली बढ़ी थी और जिसके कारण जो है पॉलिटिकल लाइफ, हर नॉवेल्स एंड एसेज ऑफन मिरर हर डीप इन्वॉल्वमेंट विद द इंडियाज पॉलिटिक्स। और यही कारण है कि उनकी जो चाहे नावल हो चाहे उनका एसेज हो, वो क्या होता है कि इंडिया की फ्रीडम से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी जो नावल है या एसेज हैं, वो अक्सर जो है शो करते हैं, दिखाते हैं हर डीप इन्वॉल्वमेंट विद इंडियाज पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स की गहराई को दिखाती हैं। और किस चीज को दिखाती हैं? डेमोक्रेसी की दिखाती हैं, एंड सोशल रियलिटीज, और सामाजिक वास्तविकता को भी वो दिखाती हैं। शी इज रिनोन्ड फॉर एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, और वो जानी जाती हैं। वो किस लिए जानी जाती हैं, मशहूर है? वो किस लिए वो मशहूर है, प्रसिद्ध हैं? फॉर एक्सप्लोरिंग, मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए, शो करने के लिए, दिखाने के लिए, थीम्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, जो पॉलिटिकल करप्शन है उसको दिखाने के लिए मशहूर है। और दूसरी चीज मोरल डिके। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉरल करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन तो दिखाई रही है। इसमें एक दूसरी चीज जो आ रही है कि वो बता रही है कि मोरल डिके जो था, यानी कि जो नैतिक पतन हो रहा था, उसको भी वो अपने नावल और एसेज में शो कर रही हैं। एंड द चैलेंजेस, और क्या कर रही है? एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय वीमेन इन अ रैपिडली चेंजिंग इंडियन सोसाइटी। और दूसरी चीज क्या दिखा रही है? जो औरतों के साथ और महिलाओं के सामने जो चैलेंजेस हैं, उनको भी वो शो कर रही हैं। जो क्या कह रहा है? इन अ रैपिडली चेंजिंग,
जो बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में जो बहुत तेजी से परिवर्तन होता, उसको भी वो शो कर रही है। मतलब 3-4 चीजें हैं। एक तो पॉलिटिकल जो है करप्शन को दिखा रही थी, दूसरी जो थी हमारा नैतिक पतन को दिखा रही थी, और तीसरी चीज जो थी वो औरतों की स्थिति को बता रही थी, जो इस समाज में, इस सोसाइटी में जो उसको फेस कर रही थी इंडियन सोसाइटी। सहगल्स यूनिक कंट्रीब्यूशन लाइज इन ब्लेंडिंग पॉलिटिकल history with a personal narratives, offering readers a vivid picture of India's post-colonial condition। देखिए इसमें क्या आता है, सहगल से यूनिक कंट्रीब्यूशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था सहगल का, वो क्या था, यूनिक कंट्रीब्यूशन जो था, लाइज इन ब्लेंडिंग, वो मिक्स करती हैं, किस में मिक्स करते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो इतिहास है, राजनीति का जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको वो कर रही हैं किससे, विद पर्सनल नारेटिव्स, जो पर्सनल नारेटिव्स है उससे उसको ब्लेंड कर रही हैं, और ऑफरिंग रीडर्स, और ऑफर करती हैं अर्थात देती हैं रीडर्स क्या, एक जो है स्पष्ट, विविड, सॉरी, जो ये है इसमें विविड पिक्चर दे रही हैं ऑफ इंडियाज पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन। एक जो है बहुत ही क्लियर, विविड माने क्लियर या स्पष्ट कह लीजिए, वो जो है पिक्चर दे रही हैं ऑफ इंडियाज पोस्ट कॉलोनियल कंडीशन, जो भारत के आजादी के बाद, पोस्ट कॉलोनियल माने कि कॉलोनी के लोग अर्थात जो जब अंग्रेज यहां से चले गए तो वहां की स्थिति को वो शो कर रही हैं, उस पिक्चर को दिखा रही हैं। ये था उनका इंट्रोडक्शन। अगर हम इनके मेजर वर्क की बात करते हैं कि इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है अ टाइम टू बी हैप्पी। ये 1958 में लिखा गया था। ये जाने की टाइम टू बी हैप्पी ये है, ये क्या रहा है, हर डिबेट नॉवेल, डिबेट माने ये कहता है, डिबेट के माने होता है प्रथम प्रदर्शन, चाहे जो भी हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, जिसका प्रथम प्रदर्शन होता है उसी को डिबेट कहा जाता है। नॉवेल, उनकी प्रथम सामने आने वाली नॉवेल जो है, पब्लिक के सामने आने वाली नॉवेल जो है, फोकसिंग ऑन, किस पे कहते हैं, फोकसिंग ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड द सर्च फॉर नेशनल आइडेंटिटी। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता के बाद की जो इंडिया है, और उसकी जो है नेशनल आइडेंटिटी के सर्च में वो शो कर रही हैं। दैट टाइम टू बी हैप्पी में वो कह रही हैं कि वो किस चीज को शो करना चाहती हैं, वो फोकसिंग ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जो स्वतंत्र भारत को फोकस कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, और सर्च फॉर नेशनल आइडेंटिटी, और वो इस सोच में है, इस तलाश में है कि भारत की एक पहचान बन जाए। यानी कि अभी भारत जल्द ही स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले भारत में बहुत सी विषम स्थितियां थी, उन सारी स्थितियों को कंट्रोल करके एक अखंड भारत बना था, और उस अखंड भारत की एक आइडेंटिटी चाहिए थी, एक पहचान चाहिए थी। इसके लिए इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट आता है दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग। उनकी ये दूसरी नॉवेल है दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग, ये 1965 में लिखी गई थी। इसके बारे में डील्स विद पॉलिटिकल, क्या कर रहे हैं, डील्स विद पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स एंड मोरल डिलेमास इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्या कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पावर को डील करती हैं, अर्थात बताती हैं, स्ट्रगल संघर्ष को दिखाती हैं, एंड मोरल डिलेमा और नैतिक द्वंद्व को दिखाती हैं इंडियन पॉलिटिक्स। जो इंडियन पॉलिटिक्स में नैतिक द्वंद्व है उसको भी वो शो करती हैं। अगली उनकी जो नॉवेल है वो है स्टॉर्म इन चंडीगढ़, 1969 में लिखा गया था। इसमें जो शो करती हैं वो एक्सप्लोर्स पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को शो करती हैं इन पंजाब एंड द हरियाणा और पंजाब में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, अर्थात जो वैचारिक मतभेद है, उसको वो शो कर रही हैं। हाईलाइट करप्शन एंड डिवीजन, और जो है करप्शन को वो हाईलाइट कर रही हैं, शो कर रही हैं, और डिवीजन को, बंटवारे को भी वो शो कर रही हैं। ये बहुत हर चीज जो है चीज को शो करना कि जो उस समय भारत जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत बहुत सी निगेटिव परिस्थितियों से वो गुजर रहा था, और उसके सामने अलग अलग चैलेंजेस थे। तो सारे चैलेंजेस को शो कर रही हैं एक एक करके। आगे देखिए नेक्स्ट
है सिचुएशन इन न्यू दिल्ली 1977। ये उनकी एक नावल है, अ पॉलिटिकल नावल दैट एग्जामिन्स द इफेक्ट्स ऑफ नेहरूज डेथ एंड द क्राइसिस ऑफ द लीडरशिप। ये उसमें जो है ये सिचुएशन इन न्यू दिल्ली 1977 1977 के दिल्ली के ये लिखी गई थी, और उस समय जो है 1977 में लिखी गई थी। और ये किस में लिखी गई थी? जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो एक जो है कठिनाई पैदा हुई थी, एक संकट पैदा हुआ था। किस चीज का? नेहरू की डेथ के बाद किस चीज का संकट पैदा हुआ था? लीडरशिप का। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी कि हु विल नाउ बी द प्राइम मिनिस्टर, ये एक संकट पैदा हुआ था और उसी संकट के बारे में वो वर्णन करती हैं। नेक्स्ट है प्लान्स फॉर द डिपार्चर 1985। ये एक उनकी नावल आती है, हिस्टोरिकल नावल है, सेट इन प्री इंडिपेंडेंस। इसको सेट किया गया प्री इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता से पहले के बारे में इसको सेट किया गया, अर्थात उसका वर्णन किया गया है। इंडिया रिफ्लेक्टिंग कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट टेंशन, जो उस जमाने में कॉलोनियल और नेशनलिस्ट टेंशन था उसको ये इसमें शो करती हैं। क्या चीज है, किस तरीके से वो बात करती हैं इसमें, ये नावल को हम पढ़ेंगे तभी हमको पता लगेगा कि किस तरीके से इन्होंने उनको शो किया था। नेक्स्ट नावल इनकी आती है मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये 1988 में लिखी गई थी, अ सटायरिकल नॉवेल है पोर्ट्रेइंग इंडियाज कॉलोनियल पास्ट एंड द एब्सर्डिटी ऑफ द पॉलिटिकल पावर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सटायर करती हैं। किस पे सटायर करती हैं? जो है मिस्टेकन इन इंडिया वो सटायर करती हैं, एक सटायरिकल नावल है और उसका चित्रण करती हैं इंडियाज कॉलोनियल पास्ट, जो इंडिया का गुजरा हुआ पास्ट था, जो अंग्रेजों का समय था, उस पर वो उसका वर्णन करती हैं। एब्सर्डिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर, और जो है पॉलिटिकल पावर के असंगत बातों, जो पॉलिटिकल शक्तियां थीं उस समय, उनकी असंगत या जो है बेतुकी बातों का वो इसमें वर्णन करती हैं। अगली जो उनकी नावल है रिच लाइक अस 1985 में लिखी गई थी, वन द साहित्य अकादमी अवार्ड। इसने साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त किया था, जीता था। एक्सप्लोर द इमरजेंसी पीरियड, और ये शो करती हैं इमरजेंसी पीरियड को शो करती हैं अंडर इंदिरा गांधी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड द डेमोक्रेसी। और उसका क्या प्रभाव पड़ा था व्यक्तिगत लोगों पर, इंसान पर क्या उस समय प्रभाव पड़ा था, और दूसरा एंड दी डेमोक्रेसी, और स्वतंत्रता पर क्या, डेमोक्रेसी पर या अर्थात प्रजातंत्र पर, इस तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में वो बात करती हैं। नेक्स्ट उनकी आती है इंदिरा गांधी, हर रोड टू पावर 1982 में लिखा गया था, अ बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ इंदिरा गांधीज पॉलिटिकल जर्नी। वो इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल जर्नी के बारे में वो लिखती हैं इस नावल में। एक उनकी बायोग्राफिकल नावल है, इसमें इंदिरा गांधी की बायोग्राफी समझ लीजिए लिखी गई है। नेक्स्ट आती है डे ऑफ रिकॉर्डिंग लेसर ब्रीड्स, ये 1997 एंड लेसर ब्रीड्स 2003 में लिखी गई थी। लेटर नॉवेल्स फोकसिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। इसमें बहुत सी चीजें आई थी 1997 से लेकर के 2003 तक हमारे देश में बहुत सी जो परेशानियां थी, बहुत सी दिक्कतें थी, उन सारी चीजों को इसमें उन्होंने शो किया है। तो अगर हम इन सब चीजों को देखते हैं तो इन्होंने इतनी नावलें लिखी थी और इन नावलों में अलग अलग तरीके के सिस्टम को शो किया था, लेकिन कुल मिला जुला करके इंडियन आइडेंटिटी उनका एक पहला मुद्दा था कि भारत की एक पहचान विश्व स्तर पे बन जाए और उस विश्व स्तर पे भारत की पहचान अच्छे रूप में बने। इसीलिए उन्होंने कभी पॉलिटिशियंस पर जो है कटाक्ष किया या व्यंग्य किया, या जो है वहां की सिस्टम पर कटाक्ष किया, ताकि भारत एक सुंदर और एक अच्छा देश बन जाए। नेक्स्ट आते हैं कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल फिक्शन इन इंग्लिश। तो देखिए सबसे पहली बात वो भी तो कंट्रीब्यूशन ही था ऊपर, लेकिन मैंने उसकी थीम बताई थी कि वो कौन कौन सी चीजें किन किन नावलों को लिखी थी और उसमें उनका क्या ध्येय था, क्या उद्देश्य था। अब इसमें कंट्रीब्यूशन जो आता है उसको देखिएगा, पॉलिटिकल फिक्शन इन इंग्लिश। सहगल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन नॉवेलिस्ट टू कंसिस्टेंटली यूज फिक्शन एज ए मीडियम टू क्रिटिक पॉलिटिकल सिस्टम। तो
जो है सहगल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन नॉवेलिस्ट। सहगल जो है वो एक सबसे पहली इंडियन नॉवेलिस्ट है। क्या चीज? नॉवेलिस्ट टू कंसिस्टेंटली, जो दृढ़ता से, कंसिस्टेंटली माने दृढ़ता से क्या की थी? यूज फिक्शन। उन्होंने फिक्शन को यूज किया था किस तरीके से? दृढ़ता के साथ, एज अ मीडियम टू क्रिटिक। और किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया था? पॉलिटिकल सिस्टम पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जैसा है उसके बारे में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। हर नॉवेल्स आर ऑफन सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल अनहेवल्स, particularly post independence struggle with the democracy and the governance। देखिए एक इसमें चीज देखिए कि हर नॉवेल्स आर ऑफन सेट अगेंस्ट, हमेशा क्या हुई? उनकी नॉवेल जो थी, हर नॉवेल आर ऑफन, प्राय जो है, सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप, पृष्ठभूमि किसकी है? ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल अपहेवल्स। अपहेवल्स है ना, हाँ अपहेवल्स है कि वो जो है उथल पुथल, अब हेवल्स मीन्स उथल पुथल, कि भारत में पॉलिटिकल उथल पुथल हमेशा होता रहा है। और किसको? पार्टिकुलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस, और बेसिकली जो है कह रही है किसको? पोस्ट पॉलिटिकल अपहेवल्स, पार्टिकुलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद स्ट्रगल विद द डेमोक्रेसी एंड द गवर्नेंस। और किससे संघर्ष कर रहा है? डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी एक मैटर था, स्ट्रगल विद द डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, और शासन। डेमोक्रेसी और शासन के बीच में जो संघर्ष था उसको वो शो कर रही हैं, उस पर क्रिटिसाइज कर रही हैं। इन्होंने अगला जो इनका कंट्रीब्यूशन में जो टॉपिक उन्होंने लिया था, विमेन एंड आइडेंटिटी, औरतें और उनकी पहचान। मेनी ऑफ हर वर्क्स हाईलाइट वीमेन्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। बहुत से उनके जो उनके कृति है, जो उनकी रचनाएं हैं, उसमें औरतों के, महिलाओं के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको शो करती हैं। डिजायर्स एंड सर्च फॉर ऑटोनोमी, और किसको शो कर रही हैं? सर्च फॉर ऑटोनोमी, स्वायत्ता या स्वशासन के बारे में बात करती हैं। इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल कहते हैं जो ये होता है, पैट्रियार्कल कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, ये पुरुष प्रधानता को वो क्या करती हैं? इसमें शो करती हैं कि ये पुरुष प्रधान जो है देश हो गया है। इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, समाज, इस समाज को बताते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज है। इस पर वो कंडेम करती हैं, उस पर कटाक्ष करती हैं। नेक्स्ट आता है शी portrays women not as a passive beings but as individual grappling with choice, morality and identity। और किस चीज को करती हैं? not a passive beings, वो कहती हैं कि women not as a passive beings, ये पैसिव बीइंग्स नहीं है, अर्थात ये जो है पैसिव जो जानदार नहीं है, जीव नहीं है, बल्कि है क्या चीज? ये पैसिव जानदार नहीं है, बल्कि है क्या चीज? बट एज इंडिविजुअल ग्रैपलिंग, या जो है कहता है कि ये एक व्यक्तिगत है, बल्कि ये एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल्स हैं, और ये एक व्यक्ति है, एक इंसान है। इसमें जाने ग्रैपलिंग के माने व्यक्ति या इंसान। मैं बता रहा हूं कि ये भी, महिलाएं भी एक इंसान हैं। ये जैसे ये पुरुष प्रधान सोसाइटी में वो ये बताना चाहती हैं कि महिलाएं भी एक इंसान है, एक आदमी है, इनको भी एक आदमी की तरह व्यवहार होना चाहिए। और क्या कहता है? विथ चॉइस मोरालिटी, और क्या कहते हैं? उन्हें चॉइस मोरालिटी, उनको मोरालिटी एंड आइडेंटिटी, अपनी पहचान को की भी का हक होना चाहिए। वो अपनी मोरालिटी को पहचाने की चॉइस करें और अपनी पहचान को भी शो करें। इसमें इस बात को इसमें बताया गया था। एक चीज उनका ये मोटिव था कि औरतें भी एक आदमी है, जैसे आप आदमी हैं, और ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। और इस मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में वो ये बताना चाहती हैं कि महिलाएं भी एक आदमी की तरह जान रखने वाली एक चीज है, और इनकी भी अपनी चॉइस है, इनकी भी अपनी मोरालिटी है, इनकी भी अपनी नैतिकता है, इनकी भी अपनी पहचान है। इस बात को शो कर रही हैं। अगर हम हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रियलिज्म की बात करते हैं, अनलाइक प्योरली रोमांटिक और रूरल थीम्स
इन अर्लियर इंडियन इंग्लिश फिक्शन सहगल ब्रिंग्स पॉलिटिकल रियलिज्म इनटू ए लिटरेचर। ये क्या कर रही हैं कि अनलाइक प्योरली रोमांटिक और रूरल थीम्स, ये रूरल थीम और जो है रोमांटिक जो थीम है, रूरल और रोमांटिक थीम है, उसके विरुद्ध या उससे भिन्न, उससे अलग किस चीज को ये शो कर रही हैं? अर्लियर इंडियन इंग्लिश फिक्शन सहगल ब्रिंग्स पॉलिटिकल रियलिज्म, वो जो है पॉलिटिकल रियलिज्म को शो कर रही हैं, अर्थात जो है राजनीतिक वास्तविकता को शो कर रही हैं इनटू लिटरेचर। लिटरेचर में डॉक्यूमेंटिंग इवेंट्स लाइक द इमरजेंसी, और किसको डॉक्यूमेंट कर रही हैं, किसको शो कर रही हैं? उन इवेंट्स को, लाइक द इमरजेंसी, लीडरशिप क्राइसिस जो है, जो नेहरू जी के मृत्यु के बाद जो क्राइसिस आई थी उसके बारे में वर्णन कर रही हैं, एंड द कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, और जो कम्युनल राइट्स जो लड़ाई होती है, झगड़ा पैदा हुआ था, उसके बारे में वो बात कर रही हैं। तो ये कुछ चीजें इसमें थी उनकी मेन चीजें। अगर हम कहते हैं वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस की बात आती है इसमें, एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने अंतर आत्मा की बातों को सुनते हैं, हम अपने जमीर की बात को सुनते हैं। कहते हैं इसमें ये कहते हैं कि बियॉन्ड हर फिक्शन, अपने फिक्शन के आगे सहगल बिकम अ फियरलेस पॉलिटिकल कमेंटेटर, वो एक जो है फियरलेस नीडर पॉलिटिकल कमेंटेटर बन गई थी, उस पर वर्णन करने वाली बन गई थी, एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, और वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हो गई थी, यानी कि वो पब्लिक के बारे में वो सारी चीजों को बता रही थी। ये उनका एक मैटर था। तो वॉइस कॉन्सेंस में ये बात आई थी कि वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल हो गई थी, और फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं, सी ऑफन क्रिटिसाइज, और वो अक्सर क्रिटिसाइज करती हैं अथॉरिटेरियनिज्म एंड डिफेंडेड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। किस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं? अथॉरिटेरियनिज्म। ध्यान दीजिएगा, वर्ड बड़ा हुआ है, अथॉरिटेरियनिज्म अर्थात तानाशाही को वो ज्यादा ही करते हैं, अर्थात निरंकुशता को, एंड किसको? डिफेंड डेमोक्रेसीज, डिफेंडेड की डिफेंड करती हुई डेमोक्रेटिक के बारे में बात करते हैं, डिफेंडेड अर्थात डेमोक्रेसी की वो सुरक्षा की बात करते हैं, उसकी वैल्यू की बात करती हैं, मेकिंग हर बोथ अ लिटरेरी एंड पॉलिटिकल, और कह रहे हैं बोथ अ लिटरेरी एंड पॉलिटिकल वॉइस, और वो दोनों आवाज बनती हैं, एक पॉलिटिकल वॉइस तो बनती ही है, साथ ही साथ उनको एक लिटरेरी वॉइस भी माना जाता है, लिटरेरी आवाज भी मानी जाती है। अगर हम ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करते हैं, थ्रू हर नॉवेल एंड एसे सहगल मेड इंडिया पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी अंडरस्टैंडेबल टू द ग्लोबल ऑडियंस। क्या कहते हैं कि अगर हम नॉवेल्स और एसेस की बात करते हैं तो इन्होंने इंडिया को बनाया था पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी अंडरस्टैंडेबल, यहाँ की पॉलिटिक्स को, यहाँ के समाज को समझने के लायक बनाया था। कहां? टू अ ग्लोबल ऑडियंस, एक ग्लोबल ऑडियंस अर्थात विश्व स्तरीय ऑडियंस को समझने के लायक बना दिया था। बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड वॉइस, और ये एक बहुत ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड वॉइस बन गई थी इन पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेचर की एक महत्वपूर्ण आवाज बन गई थी। दोस्तों इसके बाद जो है ये मैंने हिंदी भी थोड़ा सा डाल दिया है, हिंदी का भी आप सहारा ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसको देख लीजिए। हर चीज को मैंने हिंदी में थोड़ा थोड़ा समरी टाइप से इसको लिखा है, ये पूरा ट्रांसलेटेड नहीं है, इसको देखते जाइएगा। इसमें एक बात मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो इसमें हिंदी है वो मेरी अपनी ट्रांसलेटेड हिंदी नहीं है, क्योंकि उसमें काफी टाइम लगेगा और स्क्रिप्ट लिखने में ही काफी समय लग जाता है, उसको देखने में, उसको सही करने में, उसको स्क्रिप्ट बनाने में एक से बार, दो बार, तीन बार बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर उसको सही से ट्रांसलेट करना बहुत लेंदी काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको गूगल ट्रांसलेट से इसको कर देता हूँ। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, बहुत सी जगहों पर थोड़ा सा ये डिम टाइप से ट्रांसलेशन होते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा बस थोड़ा सहयोग ले लीजिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस नयनतारा सहगल्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स एज अ पॉलिटिकल राइटर। एक पॉलिटिकल राइटर है और इंग्लिश नॉवेल के बारे में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था,
नावेलिस्ट के रूप में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट करके या रोक करके देख सकते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है। इसी तरीके के इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और बहुत शॉर्ट आते हैं, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि किस तरीके से इसको लिखना है। दूसरा है एनालाइज नयनतारा सहगल्स पोर्ट्रायल्स ऑफ वीमेन इन हर नॉवेल। इसमें जो नयनतारा के पोर्ट्रायल ऑफ द वीमेन इन हर, उन्होंने औरतों का किस तरीके से उसमें वर्णन किया है उसके बारे में बताइए। इसको भी आप देख सकते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इवेल्युएट नयनतारा सहगल्स रिच लाइक अस एज अ पॉलिटिकल एंड फेमिनिस्ट नॉवेल। उन्होंने जो रिच लाइक अस ये जो नॉवेल लिखी है उसके बारे में आपको बताना है कि फेमिनिस्ट है, पॉलिटिकल नॉवेल के बारे में आपको वर्णन करना है। इसका इवैल्यूएशन करता है, मूल्यांकन करना है कि क्या इनफैक्ट ये पॉलिटिकल एंड फेमिनिस्ट नॉवेल है। इसका आपको इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है। ये देखिए ये क्वेश्चन था, तो ये इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो और आवश्यकता के अनुसार हो तो आप अपने दोस्तों को, जो आपके क्लास फेलोज हैं और जो आपके दूसरी यूनिवर्सिटीज में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है, उनको शेयर कर दीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट भी करते रहिए ताकि मुझको हौसला मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।